कैसा रहे यदि आप अपना शेष जीवन समुद्र के किनारे आराम से बिता सकते हो और आपको कभी फिर से काम न करना पड़े और पैसा पेड़ों से गिरता रहे। अब आइए सपनों की दुनिया से बाहर वास्तविकता में, जहां आम तौर पर लोग एक साधारण जीवन शैली के लिए एक मामूली नौकरी कहें और नेक्स्ट प्रमोशन या सैलरी रेस के लिए कमर तोड़ मेहनत करते हैं। ये स्पष्ट है कि हर कोई जीना चाहता है पहले आदमी की तरह, लेकिन अधिकतर लोग जीते हैं 9 to 9 जॉब में। तो आपके सपनों का जीवन कैसे मिल सकता है? इसका जवाब रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड में मिलता है। रॉबर्ट का कहना है कि वेल्दी या अमीर वो होते हैं जो काम करना बंद करने के बाद भी अपनी वर्तमान जीवन शैली को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी न सिर्फ एक बेस्ट सेलिंग लेखक हैं, बल्कि अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन और रिच डैड फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपको मिलेंगे टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जिससे आप न सिर्फ फाइनेंशियली वाइज बल्कि अमीर या वेल्दी भी बन सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर इंसान अमीर बनना चाहता है और इस सपने को सच करने के लिए कुछ लोग तो एक सप्ताह में 50 से 60 घंटे काम भी करते हैं। दोस्तों, वॉरेन बफे की एक फेमस सेइंग है, रिस्क इज नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। अपनी पुस्तक में रॉबर्ट कियोसाकी ने सबसे पहले अपने दोनों डैड्स का परिचय दिया। पुअर डैड उनके असली पिता है व रिच डैड रॉबर्ट के स्कूल फ्रेंड माइक के पिता हैं, जिनसे रॉबर्ट ने फाइनेंशियल विजडम यानी कि वित्तीय ज्ञान प्राप्त किया था। रॉबर्ट और माइक दोनों हवाई यूएसए में बड़े हुए और दोनों मध्यम वर्गीय परिवार से थे, लेकिन उनके स्कूल में अन्य सभी बच्चे अमीर परिवारों से थे। इससे रॉबर्ट और माइक में अमीर बनने की ललक पैदा हुई। ऊपरी तौर पर रिच और पुअर डैड में काफी समानताएं थी। दोनों अच्छी आय अर्जित करते थे, कड़ी मेहनत करने वाले थे, समय पर बिल्स पे करते थे और दोनों शिक्षा को महत्व देते थे। लेकिन दोनों के बीच अंतर उनके पैसे के प्रति दृष्टिकोण का था। पुअर डैड अमीर होने की सही परिभाषा को नहीं समझते थे, जबकि रिच डैड स्पष्ट रूप से जानते थे कि अमीर वो होते हैं जो काम करना बंद कर सकते हैं और फिर भी आर्थिक रूप से सक्षम रह सकते हैं। पुअर डैड अच्छी पोस्ट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बावजूद लगातार आर्थिक रूप से संघर्ष करते थे और धन या पैसों को सभी बुराई का जड़ मानते थे। वे भय से प्रेरित थे और उनका एकमात्र लक्ष्य खुद के लिए स्थिर आय यानी कि स्टेडी सैलरी प्राप्त करना था। पुअर डैड अक्सर कहते थे, मैं इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। पुअर डैड की रॉबर्ट के लिए भी यही महत्वाकांक्षा थी कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी नौकरी प्राप्त करे और वहीं बने रहे। इसके विपरीत रिच डैड ने कई बिजनेस वेंचर्स चलाए और कई लोगों को रोजगार दिया। उनकी शिक्षा केवल हाई स्कूल तक ही सीमित थी, लेकिन उन्होंने हवाई में सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक के रूप में अपना करियर समाप्त किया। वह लगातार खुद को चुनौती देते थे, यह पूछ के मैं इसको कैसे पा सकता हूँ। इससे वे अपने मस्तिष्क को समाधान के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि धन ज्यादातर समस्याओं का समाधान देता है। उन्होंने रॉबर्ट को सलाह दी थी कि वो अपनी शिक्षा का इस्तेमाल अपने व्यवसाय को बढ़ाने में करे। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट दोनों डैड्स के विचारों से परिचित हुए, लेकिन समस्या ये थी कि रिच डैड तब तक रिच नहीं थे और पुअर डैड पुअर नहीं थे। गहन विचार के बाद रॉबर्ट ने अपने रिच डैड की सलाह का पालन करना उचित समझा। रिच डैड ने रॉबर्ट को सबसे महत्वपूर्ण सलाह यही दी थी कि पैसों के लिए गरीब और मिडिल क्लास काम करते हैं। इसके विपरीत अमीर लोग अपने पैसों को काम में लेते हैं। अमीर लोग अपने धन को एम्प्लॉय या कर्मचारी की तरह देखते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि उनका धन उनसे ज्यादा मेहनत करे, यानी कि बेटर रिटर्न कमाए। इसका मतलब है कि अमीर लोगों के लिए उनका धन 24 घंटे काम करता है, तब भी जब वे खुद सो रहे होते हैं। यह करने के लिए अमीर अपने एसेट को स्ट्रॉन्ग करते हैं और अपने एक्सपेंस यानी कि खर्चों को कम रखते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप इस रणनीति को लागू करें, यह समझना महत्वपूर्ण है कि एसेट की सही परिभाषा क्या है। स्कूल और कॉलेज में सिखाई परिभाषा को भूल जाइए और रिच डैड द्वारा बताई गई परिभाषा को समझिए। हर वो चीज जिससे आपकी जेब में धन आता है वो एसेट है, और हर वो चीज जिससे आपकी जेब से धन निकलता है वह लायबिलिटी है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक घर जो कि रहने के लिए खरीदा जाता है वो लायबिलिटी है, क्योंकि उस घर पर प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे भुगतान की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ वही घर एसेट हो सकता है अगर उसे किराए पर दिया जाए। किराए की इनकम से प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस आदि का भुगतान किया जा सकता है और उसके बाद बची अतिरिक्त कमाई ओनर के पॉकेट में जाती है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि फाइनेंशियल विजडम स्कूल और कॉलेज में दी गई सीख से भिन्न हो सकता है। अब तक ये स्पष्ट है कि स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड आदि एसेट है, जबकि कार, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड आदि लायबिलिटी है।
रियल एस्टेट एसेट है या लायबिलिटी, ये आपके उपयोग पर निर्भर करता है। धनी लोग केवल इन्वेस्टमेंट के अनुशासन में अलग नहीं होते, बल्कि उनका कैश फ्लो साइकिल भी दूसरों से अलग होता है, और यही है इस किताब की सीख नंबर 3। कैश फ्लो साइकिल के 4 भाग होते हैं: इनकम, एक्सपेंस, एसेट और लायबिलिटी। कैश के इन 4 भागों में आवाजाही को कैश फ्लो साइकिल कहा जाता है। रिच अपनी इनकम से सबसे पहले एसेट में निवेश करते हैं। जो कुछ भी बचता है वो एक्सपेंस और लायबिलिटी भुगतान के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एसेट से इनकम में इजाफा होता है, इसलिए अमीर लोगों की इनकम कॉलम एसेट के संग्रह के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। इसके विपरीत मिडिल क्लास फैमिली की इनकम सबसे पहले क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन जैसी लायबिलिटी के भुगतान में जाते हैं। उसके बाद वो भुगतान करते हैं किराना, राशन जैसे एक्सपेंसेस का। इस आदत और फाइनेंशियल प्लानिंग के अभाव की वजह से एसेट इन्वेस्टमेंट में निवेश करने के लिए मिडिल क्लास फैमिलीज पैसे नहीं बचा पाते। हर बढ़ती आय यानी कि सैलरी रेस के साथ उनके एक्सपेंस यानी कि खर्चे बढ़ते रहते हैं। अर्थात मिडिल क्लास फैमिलीज निरंतर इनकम, एक्सपेंस और लायबिलिटीज के बढ़ते चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। गरीब घरों के लिए इनकम और एक्सपेंस अपने आप में कभी न खत्म होने वाला चक्र साबित होता है, और धन कभी भी एसेट कॉलम के दायरे में नहीं आ पाता, जिसके कारण उनकी वित्तीय स्थिति या फाइनेंशियल स्टेटस भी कभी नहीं बदल पाता। दोस्तों, किताब में उल्लेखित एक और महत्वपूर्ण सबक ये है कि अमीर अपनी भावनाओं को फाइनेंशियल विजडम या वित्तीय ज्ञान पे हावी नहीं होने देते, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग भावनाओं के आधार पर वित्तीय निर्णय लेते हैं। नौकरी खोने के डर से गरीब और मध्यम वर्ग लगातार मेहनत करते हैं। वहीं उनके एम्प्लॉयर हर साल उनकी इनकम में बढ़ोतरी करके लालच को बढ़ावा देते हैं। हर एनुअल रेस के बाद लालच के साथ खर्चों में भी बढ़ोतरी होती है। डर और लालच, कमाई और खर्च के इस साइकिल से मिडिल क्लास श्रेणी के लोग बाहर नहीं आ पाते। लेखक ने इस बात पे भी जोर दिया है कि मध्यम वर्ग के लोग पहले 3 एजेंसियों के लिए काम करते हैं और फिर खुद के लिए। सबसे पहले वे अपने एम्प्लॉयर या कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए काम करते हैं, फिर सरकार के लिए ताकि टैक्स या करों का भुगतान कर सके, फिर बैंक से लिए गए विभिन्न ऋणों का भुगतान करने के लिए, और अंत में जो कुछ भी बचता है उससे वो खुद को भुगतान करते हैं। आइए इसे एक अलग नजरिए से देखें। जनवरी से मार्च तक सैलराइड क्लास की इनकम टैक्स पेमेंट पे चली जाती है। आमतौर पर इनकम टैक्स तथा जीएसटी जैसे विभिन्न करों के भुगतान में 25 से 30% इनकम जाती है। फिर अप्रैल से जुलाई तक वे लोन, मॉर्गेज लोन जैसे अन्य ऋणों के भुगतान करने के लिए कमाते हैं, और 6 महीने की आय से वे अपने खर्चे निकालते हैं। इसलिए वे शायद ही कभी एसेट में निवेश करने के लिए पैसा जमा कर पाते हैं। वेल्दी इससे बिल्कुल विपरीत करते हैं, और वो खुद को सबसे पहले और बाकी सबको बाद में पे करते हैं। और यह है इस किताब से मिली चौथी महत्वपूर्ण सीख। ऐसा करने के लिए वे कॉर्पोरेशंस या कंपनीज बनाते हैं। इन कॉर्पोरेशंस की इनकम या आय से वे पहले खुद को पे करते हैं। मालिक या ओनर द्वारा ली गई आय कॉर्पोरेशंस के लिए एक्सपेंस है, और कॉर्पोरेशंस करों का भुगतान करने से पहले खर्च या एक्सपेंस उठा सकते हैं। इस तरह कॉर्पोरेशंस के एसेट से उत्पन्न आय का उपयोग अमीर द्वारा खुद को पहले पे करने के लिए किया जाता है। यह नियम टैक्स पेमेंट में भारी बचत करता है। आप सभी जानते हैं दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों को, जैसे जेफ बेजोस, बिल गेट्स, बट आर्नोल्ड और वॉरेन बफेट। इन सब की वित्तीय सफलता का कारण है उनके स्वयं के सक्सेसफुल एंटरप्राइजेस। शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण एक और कारण है कि गरीब गरीब और अमीर अमीर बने रहते हैं। जहां पुअर डैड शिक्षा का उपयोग सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए करते हैं, इसके विपरीत डैड मार्केट से लगातार सीखने में विश्वास रखते थे। रॉबर्ट कहते हैं, फाइनेंशियल विजडम हासिल करने के लिए एक व्यक्ति को 4 वित्तीय विषयों यानी कि फाइनेंशियल सब्जेक्ट में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। पहला अकाउंटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा सप्लाई एंड डिमांड का ज्ञान, और चौथा लॉ यानी कि वित्तीय कानून। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट वन हैज लर्नड इन द स्कूल। रिच डैड का मानना है कि पुराने विचार सबसे बड़ी लायबिलिटी है, और इसलिए धन सृजन के लिए आवश्यक है नए विचारों, आविष्कारों और काम करने के नए तौर तरीकों से खुद को अवगत रखना। तो दोस्तों, इस किताब से अब तक आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि पर्सनल फाइनेंस का ज्ञान स्कूल की तुलना में घर पे अधिक मिलता है। सर्वश्रेष्ठ उपहार जो आर्थिक रूप से सफल माता पिता अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो है फाइनेंशियल सफल होने की लालसा और जिज्ञासा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करिए। अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। एंड कीप वॉचिंग लाइफ सिंप्लीफाइड।